सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। और नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे। कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज होगी ताकि आपका टाइम कम लगे और ज्यादा आप सीखें। और जो भी ये सीरीज होगी या आगे जो भी भविष्य में सीरीज आएगी उसमें आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए नोटबुक और पेन साथ लेकर ही आए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर। पहला क्वेश्चन है, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन ने किस शैली को कहा है? भाई ऑप्शन नंबर ए दरबारी शैली, ऑप्शन नंबर बी हिंदवी शैली, ऑप्शन नंबर सी फारसी शैली, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी शैली, या फिर सभी। तो यहां पर देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं और आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन आया कहां से, अपने आप से पूछिए। और यहां पर जिस तरीके से आप यहां पर तुक्का मार के आंसर दे रहे हैं, किसी सभी का अलग अलग जा रहा है, तो देखते हैं अब सही आंसर किसका होगा। फटाफट आंसर को टैली कर लें एक बार। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसने किया। वेरी गुड, बड़ी खुशी मिल रही है। तो ए जो है वो क्या है? गलत। बी की बात की जाए वो क्या है? गलत। अच्छा सी होगा इसका। वेरी गुड, जिसका सी था वो क्या था? बिल्कुल गलत। तो देखिए ग्रियर्सन ने क्या किया था? द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान किस शैली को कहा था? हिंदुस्तान शैली को कहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि ये शैली कहां से निकल कर आई। देखिए यहां पर एक चीज को मैं आपको बता दूं, खड़ी बोली की 3 शैलियों का वर्णन किसने किया है? ग्रियर्सन भाई साहब ने किया है। किसने किया है? ग्रियर्सन भाई साहब ने। इन्होंने क्या किया, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है दरबारी शैली। देखिए दरबारी शैली को ही फारसी शैली कहा जाता है, इसे आप नोट डाउन कर लें। देखिए जो दरबारी शैली उसको क्या कहा जाता है? दरबारी शैली को ही क्या कहा जाता है? फारसी शैली। और फारसी शैली का दूसरा नाम क्या है? दरबारी शैली। उसके बाद आप सामने देख पा रहे हैं हिंदवी शैली, अपने आप में क्या एक शैली है। और तीसरी शैली यहां पर हिंदुस्तानी शैली आपको दिखाई दे रही है। तो खड़ी बोली की 3 शैलियों का वर्णन किया गया है। एक और क्वेश्चन इसके साथ आपने सीख लिया। दूसरा फारसी शैली का दूसरा नाम क्या है? दरबारी शैली। लगे हाथों खड़ी बोली को थोड़ा सा और जान लेते हैं। हिंदी भाषा का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान देंगे। हिंदी भाषा का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। ओके, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। थोड़ी सी स्पीड आप ज्यादा रखेंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा मैं आपको बताऊं। सब कुछ राज छुपा होगा प्रदीप सर की एक्सप्लेनेशन में। ओके, एक्सप्लेनेशन हर एक चीज को टुकड़ों में पढ़ेंगे और टुकड़े बनकर क्या हो जाएंगे? ताजमहल बना देंगे। और ताजमहल बनाना है, हमें अपने सपने को पूरा करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के प्रकार हैं। बताइए जी कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 2। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट कर दें। और यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं किसका राइट आंसर सही होता है। अब फटाफट आंसर को टैली कर लें आप एक बार, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा आपको जो बताना है। देखिए यहां पर संसार की भाषाओं का वर्गीकरण, ये टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूं ट्रिकी हिंदी सीरीज में। वहां पर आप देखेंगे काफी कुछ गागर में सागर भर रखा है, उसको वॉच कर लें अगर नहीं देखिए तो। अब यहां पर आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, मुझे पता था आप क्या कहोगे, सही। गलत है। और जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? गलत। और जिसका ऑप्शन नंबर ए है, यही उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप ए पर जाएंगे, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी जिसने चूज किया है 2। अब क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि संसार की भाषाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से जो किया गया है, किस किस नाम से है? तो ध्यान से सुन लो दोस्तों, कुछ चीजें क्लियर करनी चाहिए, रटना नहीं, समझना है। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो देखिए पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक। संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण। इसे भी याद रखेंगे, लिख लिया होगा उम्मीद है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक, वंशात्मक या कलात्मक और वंशानुक्रमिक भाषा वर्गीकरण किसके नाम है? बताइए ऑप्शन नंबर ए के, या ऑप्शन नंबर बी के, या ऑप्शन नंबर सी के, या ऑप्शन नंबर डी,
या फिर नन ऑफ दैम, कोई नहीं। यहां पर फिर से देखिए ऐतिहासिक, यहां पर आपको सामने दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक, वंशात्मक, कलात्मक, वंशानुक्रमिक, भाषा वर्गीकरण किसके नाम है बताइए, फटाफट कमेंट कर दें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मॉक टेस्ट सीरीज में से एक क्वेश्चन आप कहीं भी देंगे या आने वाले जो भी एग्जाम होंगे 101% यहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो भाई साहब थोड़ा ध्यान दें और सुनते रहें ध्यान से, वीडियो को स्किप कहीं से ना करें। तो बताइए पहला भाई मींस इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड गलत, जिसका बी गलत, जिसका सी गलत, जिसका डी गलत, इट मीन्स कोई नहीं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि इसका आंसर क्या होगा प्रदीप सर, तो मैं बताता हूं आपको, लिख लें। पारिवारिक वर्गीकरण जो है उसके नाम क्या है, ऐतिहासिक, वंशात्मक, कलात्मक, वंशानुक्रमिक, भाषा वर्गीकरण, ये किसके नाम है, पारिवारिक वर्गीकरण के। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, आकृतिमूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे, यहां पर जो जो ए बी सी और डी जो आंसर मैंने गलत बताए वो किसके नाम है, आकृतिमूलक वर्गीकरण के नाम है। एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लग रही है तो बीच में ही कमेंट कर दें, क्या आप इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हो जिसमें हर एक ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करें और आपकी नॉलेज बढ़े। देखिए मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब मैं एक एक चीज को आपको खोलकर बता रहा हूं, टुकड़ों में करके बता रहा हूं, तो इससे आपका सतर बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। सहमत है तो यस करिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। फटाफट यस करिए, एक्सप्लेनेशन से फायदा मिलेगा। एक नोटबुक बना लें टॉपर साहित्य के नाम से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने भी यस लिखा उनको दिल से धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया बताइए भाई साहब, मैक्स मुलर ने, ग्रियर्सन ने, या फिर गार्डिनर ने, या क्रोचे ने, या फिर कोई नहीं। देखते इसका आंसर कौन सबसे पहले देता। और यहां पर भी लिटिल बिट कंफ्यूज हो चुके हैं बच्चे। वेरी गुड, उम्मीद थी आपसे, पढ़ा करो थोड़ा, किसी भी चीज को हल्के से मत लें और किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन जाओ, आपकी डिमांड बढ़ेगी। अपनी क्वालिटी, अपने गट्स, अपने टैलेंट को पहचानिए, ये टाइम फिर नहीं आएगा जिंदगी में लेना दोबारा। इसके आंसर को भी देखते हैं, आंसर तो दोबारा मैं बताऊंगा, टेंशन ना लें, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। देखिए इसका आंसर जिसका भी ए है वो क्या है, गलत। बी वाला क्या था, बिल्कुल वेरी गुड गलत। सी वाला क्या था, ये भी गलत। डी वाला भी गलत। आंसर है कोई नहीं। अब क्वेश्चन फिर से खड़ा हो गया कि सर ये नहीं है तो कौन है। यहां पर मैं बताता हूं, प्रोफेसर स्लेगल, इस तरह का नाम मिलेगा, प्रोफेसर स्लेगल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहली बार विश्व की जो भाषाएं हैं उनके क्या था, आकृतिमूलक का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर स्लेगल, या स्लेगल भी मिलेगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, स्लेगल, ठीक है। प्रोफेसर स्लेगल ने क्या किया था, सबसे पहले वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, विश्व में आकृतिमूलक वर्गीकरण किसने किया था, प्रोफेसर स्लेगल। लिख देता हूं, अगर दिक्कत आ रही है तो देख लें सामने, टेंशन ना लें, आपके साथ हूं मैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, केतम वर्ग में शाखाएं हैं। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये शाखाएं, देखिए यहां पर देखेंगे आप, शाखाएं जो आप शब्द देख रहे हैं या केतम, ये भाई ये क्या फंडा है। जब तक ये फंडा क्लियर नहीं होगा आप इसका तुक्कों में आंसर दोगे, और तुक्कों में आंसर मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स कॉल्ड शूट इन द डार्क, अंधेरे में तीर मार रहे हो आप। जब आप किसी भी चीज को समझोगे तब आप उसका उत्तर दोगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और ये मैं इससे जो ट्रिकी हिंदी थी उसमें वीडियोज में आपको अच्छे से समझा चुका हूं, अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर सही होने वाला है, अदरवाइज आपका आंसर क्या होने वाला है, गलत। अब सही आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए भाई ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कौन सा होगा, फटाफट कमेंट कर दें, फटाफट कमेंट कर दें, देखते हैं किसका सही होने वाला है, ए बी सी या डी। वेरी गुड, कंफ्यूज हो चुके हो, सही आंसर एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड बच्चों, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ये सही है, बी गलत, ए गलत। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, फिर से कंफ्यूज कर दिया मैंने आप सभी को। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वही मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, मैं कंफ्यूज कर देता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, ये कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये कौन कौन से मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है आगे से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, तो इसको देखते रहें, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, देखिए यहाँ पर सतम वर्ग और केतम, या कहीं कहीं मिलेगा केतुम। सतम वर्ग में कितने हैं? 4 हैं, ये याद रखेंगे। 6 और 4 10, तो 10 शाखाएं भारतीय भाषा परिवार की। कैसे? ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, और भारतीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। 6 और 4 10, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सतम वर्ग में शामिल नहीं है। देखिए इसलिए मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन बोल देता तो गड़बड़ हो जाती। अब मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि कैसे याद करना है। ग्रीक या फिर हिटाइट, तोखरी, कैल्टिक या फिर सभी। बताइए जी, जो सतम वर्ग है उसमें कौन सी जो शाखा है शामिल नहीं है? फटाफट बता दें। ये शाखाएं हैं 6 और 4 10, अभी बताया था मैंने। यहां पर भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो, तो सही आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है गलत, सी है गलत, डी गलत, बी गलत, तो इसका आंसर क्या है? सभी नहीं है। अब ये सतम वर्ग में नहीं है, तो ये कौन से वर्ग की हो गई? केतुम वर्ग की। लिख लो भाई साहब, केतुम या केतम। अब समझ में आ गया। और इसके अलावा मैं पहले आपको बता चुका हूं, यहां पर जैसे आप देख रहे हो ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, केल्टिक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इटालिक और जर्मानिक या ट्यूटानिक, ये भी किसके हैं? केतुम वर्ग के अंदर ही आते हैं। दूसरा जर्मानिक और ट्यूटानिक क्या है? एक का ही नाम है। तो ये टोटल हो गए 6। ये हो गए हमारे केतम वर्ग में या केतुम वर्ग में। सतम वर्ग में कितने आते हैं? 4। अब क्वेश्चन ये है, हो सकता है पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो सतम वर्ग में कौन कौन से हैं? बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, अल्बानी का दूसरा नाम है इलीरियन, और लास्ट हमारा बचा भारत ईरानी, जिसको आर्य नाम से भी जाना जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अल्बानी, आर्मीनी, बाल्टो स्लाविक, भारत ईरानी की बात की जाए तो सतम वर्ग में कौन से आते हैं? ये आते हैं 4। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, बायोडेटा को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए फटाफट भाई। जीवन वृत्त, या फिर ऑप्शन नंबर बी जीवनी विवरण, या ऑप्शन नंबर सी जीवन वृत्तांत, या ऑप्शन नंबर डी संवृत्त, या ऑप्शन नंबर ई सभी। मैं आपको बताऊं, बायोडेटा, रिज्यूमे, हम बार बार इन वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको जानने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल एक ऐसा फॉर्मेट आ चुका है, लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताऊंगा नहीं मैं, ऑफलाइन कमेंट करके बताना। तो सेम थिंग, ऐसे जो बेसिक जो वर्ड होते हैं उनको हिंदी में पूछ लिया जाता है। जैसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक। तो लाइसेंस को क्या कहते हैं? कमेंट करें फटाफट, यहां पर चेक करता हूं मैं किसको पता है। ऑफलाइन भी कमेंट करेंगे, तो इस तरह के शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए यहां पर, वेरी गुड। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। तो भाई साहब गलत है, वेरी गुड। जिसने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया, गलत है। डी वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है। तो इट मीन्स प्यारे बच्चों, बायोडेटा को ये सभी कहते हैं, सारे के सारे ठीक है। जीवन वृत्त, जीवनी विवरण, जीवनी वृत्तांत, संवृत्त। लिख लो, कहीं मिलेगा नहीं, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो। ओके, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट कर दें एक बार, और MWF में सीरीज आपको मिलती रहेंगी, ताकि अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचे। लेकिन आप दिल से सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन कमेंट करने में आप बड़ी कंजूसी बरतते हो। तो फिर मैं भी सोचूंगा हफ्ते में एक वीडियो, पहले 7 दिन थी, फिर सोचा आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, साथ नहीं दे रहे हो, तो 3 दिन, अब 3 दिन से हो सकता है हफ्ते में एक बार। और कभी कभी मूड बदला तो ठीक है, मैं भी सोचूंगा जब आपको, भाई आप मुझे मोटिवेट कर ही नहीं रहे हो तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा, फिर मैं अपना पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, यही चीज़ें किसी और के पास पहुंचाऊंगा, यूट्यूब पर आना बंद होगा। आप ऐसा चाहते हो? मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता होगा देखने वाला, तो थोड़ा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है उर्दू, संस्कृत, फारसी, ईरानी या फिर सभी? वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। सही आंसर को टैली कर लें एक बार, कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है क्या ये भी? इसका सही आंसर देखिए, जिसने भी किया, फारसी गलत, ईरानी गलत, उर्दू गलत, बचा क्या? संस्कृत। देखिए हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत को माना जाता है। कई बार एग्जाम क्वेश्चन मीन्स कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लिख लें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जी, हरदेव बहारी के अनुसार वैदिक स्वरों की संख्या है 13, 12
या फिर ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर ई? प्यारे बच्चों फटाफट बता दो। पहली बात, स्वरों की संख्या कितनी है बता चुका हूं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है पूरी वीडियोस आपके सामने पहुंचा चुका हूं बहुत दिन पहले स्टार्टिंग में ही। या फिर लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है ये भी बता चुका हूं। कुछ साथी तो इन क्वेश्चंस को ही पहली बार सुन रहे हैं, तो ये आप पिछली वीडियोस देख लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन वैदिक स्वरों की संख्या कितनी है, कुछ के लिए क्वेश्चन भी नया हो सकता है, लेकिन हरदेव बहारी के अनुसार वैदिक स्वरों की संख्या कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आंसर को टैली कर लो प्यारे बच्चों। जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है सही, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बताना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहीं दी जाएगी। और वैसे वैदिक स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, लेकिन हरदेव बहारी ने क्या किया, इन्होंने इनकी संख्या मानी है 14। याद रहेगा। थैंक यू। मजा आ रहा है तो कमेंट कर दें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विश्व शैक्षिक दिवस मनाया जाता है, बता दो प्यारे बच्चों। आप तो सभी टीचर हो, टीचर बनने वाले होंगे कुछ आप में से। 5 अक्टूबर को, 11 नवंबर को, 5 सितंबर को, 10 जनवरी को कब मनाया जाता है? सिट्टी बिट्टी घोलोगे, क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो कमेंट कर दो, सर नया क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट कर दें, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। अगर ऑफलाइन कमेंट नहीं करोगे, स्कोर नहीं बताओगे, तो हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊं। तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? जब आप इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। ऐसा ही चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका ऑप्शन नंबर डी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर सी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर बी वो भी ठीक है। 11 नवंबर को विश्व शैक्षिक दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर यही प्रदीप सर आपसे पूछ ले, कोई भी पूछ ले, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? 5 अक्टूबर। और कोई पूछ ले 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अध्यापक दिवस, भारत की बात है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों लिख लो, कोई आपको ये चीजें बताएगा नहीं। ठीक है, मजा आया तो यस कर दें एक बार। ओके, और उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कमिंग सून नेक्स्ट सीरीज और ट्रिकी हिंदी सीरीज को सबसे ज़्यादा प्यार आपका मिल रहा है। दूसरा, कोशिश रहेगी ऐसी वीडियोस लाता रहूं, लेकिन सपोर्ट करते रहना, साथ देते रहना। आप साथ नहीं दोगे तो मैं कैसे भला कर पाऊंगा? आपका साथ है, और आप में से कुछ जो दिल से सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वजह से वीडियो बनाता हूं, नहीं तो मुझे भी रेस्ट करना पसंद है। मैं भी सोच सकता हूं क्यों ये ज्ञान फ्री में बांटा जाए या नॉलेज बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा आप ना करें। आप दिल से सपोर्ट करें, दिल से पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। जो जो साथ देगा कमेंट कर दें, और ऑफलाइन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, नोटबुक और पेन साथ में रखें और लास्ट में आपका स्कोर पूछा जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दी सेकंड किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मैरी एल्मोन, ऑप्शन नंबर बी वर्जीनिया, ऑप्शन नंबर सी सिमोन दी बोवुआर, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप देंगे और देखते हैं किसका सही मिलता है फटाफट। और आज एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलेगी, ताकि ये पक्के आपके माइंड में रहें और आपके नंबर पक्के हो सके। तो देखिए इधर, तो आपका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर, आप देखिए यहां पर कंफ्यूज थे, नया क्वेश्चन था तो इसे देख ले, इंपॉर्टेंट है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? सही। क्या होगा? सी सिमोन दी बोवुआर। ये क्या है? 10 सेकंड किसकी रचना है? सिमोन दी बोवुआर की। और यहां पर एक और खास बात मैं आपको बता दूं, 1949 ईस्वी में जो सिमोन दी बोवुआर है, इनकी लंबी क्या कहते हैं, लंबी कहानियों का अनुवाद किसने किया था? ललित कार्तिकेय। किसने किया था? ललित कार्तिकेय। फिर से एक बार सुन लें, सिमोन दी बोवुआर की जो भी लंबी कहानियां हैं उसका अनुवाद किया था किसने? ललित कार्तिकेय ने। यह भी इंपॉर्टेंट है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, और औरत किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सहगल, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर किसका होता है। फटाफट कमेंट कर दें और देखिए इसे लिखते भी रहें क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, वेरी गुड, गलत। जिसका बी है वो भी गलत और जिसका सी है वो क्या है, सही। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा क्या है, और औरत। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी स्वामी अच्युतानंद। फटाफट कमेंट कर दे और यहां पर आंसर देने से पहले देख लें, यहां पर वाल्मीकि, कुछ वाल्मीकि लिखते हैं और कै के ऊपर बड़े की मात्रा, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाल्मीकि ऐसे लिखेंगे आप, वर्तनी शुद्धि में पूछा जाएगा, तो प्लीज आप इसे ध्यान में रखें और लिख भी लें। अब इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहां भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो, तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कर दें और इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जिसका भी है डी वो क्या है, सही। स्वामी अच्युतानंद ने दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन एग्जामिनर ये पूछ ले कि किसके अनुसार या कब किया था, तो याद रखना 1910 ईस्वी आपको याद रखना है। और ये किसके अनुसार, किसने कहा था कि दलित शब्द का प्रयोग स्वामी अच्युतानंद ने किया था? शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन। ठीक है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, शिवराज सिंह बेचैन ने क्या कहा था कि दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी अच्युतानंद ने किया था। कब? 1910 ईस्वी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है बताइए। ऑप्शन नंबर ए मनीषा, ऑप्शन नंबर बी उषा महाजन, ऑप्शन नंबर सी प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर डी जाहिदा हीना। एक एक क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, प्लीज आप लिखते रहें और रिप्लाई भी करते रहें। मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में काफी कुछ मिलेगा आपको। यहां पर राइट आंसर अपना चेक कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही। ऑप्शन नंबर सी प्रभा खेतान क्या है, इनकी रचना का नाम क्या है, उपनिवेश में स्त्री। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दलित साहित्य अनुभव और संघर्ष और यथार्थ रचना है किसकी? ये देखिए पूरा रचना का नाम है दलित साहित्य अनुभव और संघर्ष और यथार्थ रचना, सॉरी और यथार्थ किसकी रचना है बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि, राम स्वरूप वर्मा या धर्मवीर या शिवराज सिंह बेचैन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लें कि आपका सही है या गलत है। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी या सी या फिर डी। क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है बताइए फटाफट कमेंट करके। ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसी राम, कालीचरण स्नेही, मोहनदास नैमिषराय। तो देखिए इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बी वाले का भी क्या है, सही नहीं है, और जिसका डी है वो भी क्या है, सही। मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा क्या है, अपने अपने पिंजरे, और सी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत विचारों और भावों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ये किसका कथन है? देखिए आजकल एग्जाम में कथन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप समझकर रिप्लाई करेंगे। बताइए फटाफट। हेनरी स्वीट, गार्डिनर, क्रोचे, ये कोई नहीं। और ये कोटेशन कई बार पूछी जाती है
और मुझे पता है कि यहां पर आप गड़बड़ क्या करने वाले हो, और कुछ ने तो गड़बड़ कर दी है। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी है वो भी गलत, जिसका सी है वो भी गलत, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि है किसकी। देखिए यहां पर आपने नाम सुना होगा डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे क्या क्या है, ये कथन है, याद होना चाहिए आपको, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। लेकिन अगर यहां पर हृदयगत विचारों को आप माइनस कर दें, ध्यान से देखिए टेक्निकल पॉइंट क्या है, अगर हृदयगत विचारों को आप माइनस कर दें तो यह कथन किसका हो जाता है? हेनरी स्वीट का। तो एक में ही दो चीजें आपको बता दी हैं। देखिए अगर आएगा एग्जाम में ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण या भाव का प्रकटीकरण नहीं क्या है? भाषा, हेनरी स्वीट। लेकिन हृदयगत जब विचार प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए क्या होगा? ए मैक्स मूलर, बी गार्डिनर, सी क्रोचे और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं किसका सही और किसका गलत। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। एक चीज को आप माइंड में रखेंगे, जहां भी अभिव्यंजना शब्द को आप देखेंगे मोस्टली वहां पर आंसर क्या होगा? क्रोचे। ओके, इसको माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस वक्त एवं स्पष्ट, सॉरी वक्ता होना चाहिए यहां पर, जिस वक्ता एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 9, बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। देखिए यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट, यहां पर इसको वक्ता कर लें, ठीक है। फटाफट बताइए यहां पर इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लें। जिसका भी है ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बी जिसका है वो क्या है? सही, सी वाला क्या है? गलत, और डी क्या है? गलत। ओके, किसका कथन है, किसकी पंक्ति है? गार्डिनर। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। सबसे पहले ऑप्शन ए बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर सी कामता प्रसाद या पतंजलि। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा किसने कहा? तो आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही, बाबूराम सक्सेना ने। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे कहते हैं, ये किसने कहा है बताइए? ऑप्शन नंबर ए बाबूराम सक्सेना, बी भोलानाथ तिवारी, सी कामता प्रसाद या फिर डी पतंजलि। देखिए ये कथन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इसलिए इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो इन्हें लिख लेना आप वीडियो देखने के बाद, और स्कोर जरूर बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके। और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कर दें। इस तरह की सीरीज चलती रहे ये भी कमेंट कर दें, फिर इसका आंसर टैली कर लें एक बार। थैंक यू जिन्होंने यस लिखा, इसका आंसर टैली कर लें। जिसका भी है डी पतंजलि वो क्या है? सही। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा किसने कहा है? पतंजलि ने, उसको भाषा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नंबर डालकर ही आप आंसर दें। अर्थवान कंठोग्ध गिरण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, किसने कहा? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, मंगलदेव शास्त्री, कामता प्रसाद या पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 12, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, कमेंट कर दें और अपने आंसर को एक बार टैली कर लें। देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही, सुकुमार सेन। ओके, लिख लिया होगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बताते रहे साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, सॉरी सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, किसने कहा है बताइए? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत मतलब निकली हुई वह सार्थक ध्वनि समष्टि है
जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो ये कथन किसका है? तो राइट आंसर चेक कर लेंगे एक बार। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही। भोलानाथ तिवारी का क्या है? ये कथन है। आप इसे भी लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। किसका कथन है भाई साहब? बताइए। हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, कामता प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन नया है, प्लीज आप इसे लिख लेंगे। अच्छी व्यक्ति बस एक व्यक्ति लिखता था और उन्होंने नाम लिया उसका बाल मुकुंद गुप्त। तो ये कथन किसका है? तो चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है गलत, बी वाला क्या है? सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कामता प्रसाद भी गलत, शुक्ल भी गलत। फिर से देख लें, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, ध्यान से देखना, यदि गद्य कवियों या लेखकों की क्या है? कसौटी, तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, कामता प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं इसका आंसर, एक बार टैली कर लेंगे। पहले आप आंसर दें फटाफट, कमेंट फटाफट करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर हिंदी की तैयारी करनी है तो ही, क्योंकि हिंदी के अलावा यहां पर कोई टॉपिक नहीं लिया जाता। तो इसका राइट आंसर चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? कथन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु के बारे में, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, कथन किसका है? यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा वर्तनीय अशुद्धि होगी, इसके लिए समय याचना उनका आएगा। भारतेंदु के बारे में किसी ने कहा कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, कामता प्रसाद, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे किसने कहा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हल्के से मत लेना। और यहां पर थोड़े से कंफ्यूज आप हो चुके हो, लेकिन इसे लिख लेना। इसका राइट आंसर होगा डी। जिसका भी है डी वो क्या है? सही। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक खालिस्तान को माना जाता है? लॉर्ड बेकन, फ्रेंच विद्वान, मांटेन या फिर बी और सी। इसका राइट आंसर थोड़ा ध्यान से और दिमाग से दें। निबंध जब हम पढ़ेंगे, देखिए अगर नेट की बात की जाए, यूनिट नंबर बनाई गई है वहां पर, जहां पर निबंध, कहानी, उपन्यास, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। कोई भी एग्जाम हो, नॉट ओनली यूजीसी नेट, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका ऑप्शन नंबर ए है, वेरी गुड, उम्मीद थी मुझे आप यही देंगे, गलत। बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, इट मीन्स बी और सी। मांटेन थे किसके जनक? यूरोप में निबंध साहित्य के जनक, जो क्या थे? फ्रेंच विद्वान। इट मीन्स बी और सी क्या होगा? राइट आंसर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? शुक्ल जी, नामवर, प्रसाद, भारतेंदु। फटाफट कमेंट कर दें और आंसर देते रहें, देखते कौन इसका सही आंसर देगा। और वीडियो को जितना उसके शेयर कर दिया करो। आप ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, गलत बात, फिर वीडियो बनाने का मन कैसे करेगा? इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही। ओके, इन्होंने क्या कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, निबंध किसका है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या ए और बी या ऑप्शन नंबर डी? थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको रिप्लाई करना है। कभी आपको सर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया और ऑलमोस्ट इसके ऑप्शन में ही इसका उत्तर आंसर छुपा हुआ है, तो इसको चेक कर लेंगे एक बार। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या ए और बी या फिर भारतेंदु। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी वो भी गलत, जिसका सी वो क्या है? सही। भारतेंदु तो होगा ही नहीं। तो देखिए, बद्री नारायण चौधरी का ही नाम क्या है? प्रेमघन। दोनों नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दें फटाफट, यस करके बताइए क्या आपको फायदा मिल रहा है इन मॉक टेस्ट सीरीज से? टॉपर साहित्य से जुड़ने पर आपको फायदा मिल रहा है? कमेंट कर दें एक बार। कौन कौन सपोर्ट करने वाला है, कौन चाहता है यहाँ पर सीरीज आती रहे और हमेशा यहाँ पर क्लास होती रहेगी, एग्जाम हो या ना हो,
लेकिन हिंदी की तैयारी जिसको करनी है उन सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का खालिस्तान और हिंदी का एडिशन खालिस्तान को कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्टील बद्री नारायण या स्टील प्रताप नारायण मिश्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए और बी या डी कोई नहीं। व्हाट विल बी द राइट आंसर? वेरी गुड, कंफ्यूजन हो चुकी है। एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, साथ ही एक तीसरा मैं भी बताऊंगा। जब एक्सप्लेनेशन इसकी दूंगा तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। तो इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। फिर से देखिए, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको ये नाम किसने दिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे लिख लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या था, इनको नाम दिया था। ठीक है, आप इसे भी माइंड में रखें। ठीक है, ओके। उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सभी अपना स्कोर नेम और प्लेस के साथ ऑफलाइन कमेंट करके ही बताएंगे। कंडीशन है, आप नहीं बताते हो तो मज़ा नहीं आता है। और ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें, कैसा आज का मॉक टेस्ट रहा, कैसी सीरीज रही। धीरे धीरे काफ़ी कुछ आने वाला है। सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ निर्भर करता है आपके स्पोर्ट के ऊपर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नई चीज़ों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी, जय भारत। देखिए, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, नोटबुक और पेन साथ में रखें, क्योंकि आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप आंसर देंगे। और अगली और इंपॉर्टेंट बात कहूं, जो भी एक्सप्लेनेशन हो प्लीज उसे नोट डाउन कर लिया करें, और अलग से नोटबुक बना लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज की मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 11 की ओर। ओके, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी साथी पहले पहुंच गए थे उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूं, और जो दिल से सपोर्ट कर रहे हैं उनको फिर से दिल से धन्यवाद, थैंक यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको मिला? कुंवर नारायण, कृष्णा सोबती, केदारनाथ, जी शंकर कुरूप। फटाफट इसका आंसर दीजिए, देखते कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। और यहां पर चेक किया जाएगा कि कौन पहले आंसर दे रहा है। और यहां पर थोड़े थोड़े कंफ्यूज आप हो चुके हो, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। देखिए, पहले आंसर जब तक आप दे रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसके बारे में बता दूं। आंसर आप देते रहे, यहां पर मैं चेक कर रहा हूं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। रही बात जो भी लेखक या रचनाकार 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं उनसे संबंधित कोई भी उत्कृष्ट रचना लिखता है या फिर साहित्य की रचना करता है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। आंसर देते रहें और एक्सप्लेनेशन को सुनते रहें और लिखते रहें। रही बात, इस पुरस्कार में 11 लाख की क्या मिलती है? राशि मिलती है, या फिर आप कहते हैं, आप कह सकते हैं 11 लाख रुपए मिलते हैं जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है। एक और खास बात आप यहां पर देखेंगे, इसमें एप्रिसिएशन लेटर, मतलब जिसे कहते हैं प्रशस्ति पत्र कह लें, वो मिलता है। और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। रही बात यहां पर भाई 1982 तक की बात करें, आंसर देते रहें, एक्सप्लेनेशन को भी सुनते रहें, बड़े काम की है। 1982 तक क्या था? यह पुरस्कार साहित्यकार की एकल कृति, एकल रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन उसके बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब अपना एक बार आंसर चेक कर लें, एक दो और अच्छी बातें इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा और साथ के साथ लिखा भी होगा। तो राइट आंसर देखते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सही। ओके, अब लगे हाथों कुछ और चीजें जान लेते हैं। मैंने क्या कहा? 1982 तक एकल कृति के लिए दिया जाता था। जैसे हम बात करें
1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा काव्य पर उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें कब, 1965 की, यहां पर ध्यान से देखिए 1968 में तो हिंदी में मिलना स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें 1965 जो कि सामने आप देख पा रहे हो, तो मलयालम के क्या थे? लेखक थे शंकर कुरूप को मिला था। ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी के नहीं थे, तो नाम से पता चल रहा है मलयालम लेखक थे। तो मलयालम भाषा में सबसे पहले क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया 1968 में किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। किस पर मिला? चिदम्बरा काव्य पर। और यहां पर आप देख रहे हैं कि केदारनाथ सिंह का नाम आपके सामने है, तो इनको मिला था 2013 का, ये भी आप लिखते रहे, 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था केदारनाथ को। और जी शंकर कुरूप का मैंने आपको बताया 1965 यहां पर। और 1968 की अगर बात की जाए तो किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पद चिदम्बरा काव्य पर। फिर कृष्णा सोबती की अगर बात की जाए 2017 का मैंने आपको बता ही दिया। और हमारे कुंवर नारायण जी यहां पर रह गए, तो इनको मिला था 2005 में। कब मिला था? 2005 में। और इनको मिला था संपूर्ण साहित्य पर, 2005 है। ओके, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? पहली बात मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बोलने से पहले, इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार फेस कर रहे हैं, क्योंकि संज्ञा आप पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर देते हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेवल मैं बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। आपका स्तर हिंदी विषय में जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है किसके लिए? ओनली हिंदी के लिए। आंसर चेक कर लें एक बार। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, या ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 5। तो राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? यहां पर कुछ साथी कंफ्यूज हो चुके हैं, और यहां पर अभी राइट आंसर को चेक कर लें एक बार। देखिए, जिसका भी राइट आंसर ए है वो क्या है? गलत। बी वाला भी क्या है? गलत। जिसका सी है वो क्या है? बिल्कुल, वेरी गुड, गलत। जिसका डी है वो क्या है? सही। अब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कहूं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मैं कहूं लड़का से लड़कपन, बच्चा से क्या हो गया? बचपन। या फिर मैं कहूं जवान, विशेषण से भी बनती है, जवान से जवानी। दूर से बन गया दूरी, अव्यय से भी। तो कुल मिलाकर ऐसे 5 शब्द होते हैं जिनसे क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। जब संज्ञा को आपको दोबारा से मैं बताऊंगा तो बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। और वैसे संज्ञा की वीडियो आपके पास दूसरे या तीसरे नंबर पर मिलेगी। मैं कह रहा हूं उस वीडियो को देख लेना, जिंदगी में आपका संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। किसी साथी ने अगर देखी हो तो यहां पर फीडबैक दे सकते हैं कि सर संज्ञा वाली वीडियो मैंने देखी है। मैं कह रहा हूं उसका आंसर उसके अलावा किसी के पास नहीं होगा। जहां पर जिनसे भी गड़बड़ हुई है उन्हीं से हुई है, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है। ओके, अच्छा लगा क्वेश्चन तो कमेंट कर दें एक बार, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 3, सी 4, डी 5। फटाफट कमेंट कर दें और आंसर दें फटाफट। देखते हैं इसका कौन पहले और सही आंसर देता है। देखिए यहां पर सही आंसर को आप टैली कर लेंगे। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। अब देखिए भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हुए? 3 हुए। कौन कौन से? प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्य आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। तो ये विकास के चरण है, इसे आप माइंड में रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के से मत लेना, एक्सप्लेनेशन पर आप ध्यान देंगे। अब चलें आगे, कमेंट कर दें फटाफट, आगे चलें। एंजॉय कर रहे हो एक्सप्लेनेशन को? देखिए क्वेश्चन भले ही कम हो, एक्सप्लेनेशन आपको ऐसी मिलेगी कि एग्जाम में आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन, 17 बोलियों की प्रतिनिधि। देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर मिलेंगी हमें 17 बोलियां, कहीं पर मिलेंगी 18 बोलियां। और यहां पर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एग्जाम में जब आएगा हमारी बोलियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 18। 18 और 17 दोनों आपको मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहां पर ध्यान से देखिए भाई, 17 बोलियों की प्रतिनिधि, वैसे 18 टाइप करने में मेरे से ही गड़बड़ हो गई, 18 ही मान्य है। ठीक है, प्लीज आप इसे 18 ही कर लें। ठीक है, 17 बोलियों की प्रतिनिधि हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है?
सोर सैनी से, अर्धमागधी से, या मागधी से, या 85 से, या ऑप्शन नंबर ई, ए, बी और सी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर भी आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो चुके हो तो फटाफट एक बार आंसर दें और आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? बिल्कुल ही गलत। जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो भी गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल ही गलत। और डी तो गलत है ही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। जिसका भी ऑप्शन नंबर ई है, ए, बी और सी वो क्या है? सही। सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश तीनों से ही क्या हुआ है? 18 बोलियों का उद्भव हुआ है, याद रखेंगे। ओके, यहां पर गलती से 17 लिखा गया, इसे भी आप दिमाग में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? बताइए। इसका आंसर तो मुझे लग रहा है सभी का सही होगा। गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन, मैक्स मूलर, लॉर्ड वेलेजली। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दें। और यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, तो राइट आंसर को चेक कर लें। देखिए आपके माइंड में कौन आया? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल क्या है? वेरी गुड। आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं? सही नहीं है। बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है। लॉर्ड वेल्जली संस्थापक थे, जो कि कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां था? कलकत्ता। इसे भी माइंड में रखें। आपने सुना होगा लल्लू लाल, नाम सुना होगा ना? तो ये जो भी थे ये क्या थे? ये गिलक्राइस्ट के साथ वहां पर काम करते थे। बताएंगे इसको जब एक्सप्लेनेशन वाली बात आएगी। फिलहाल लॉर्ड वेल्जली ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः कितने अर्थों में किया जाता है? 6, 4, 5, 3। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए और पूछिए अपने आप से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः कितने अर्थों में किया जाता है? बताइए। तो यहां पर फिर से कंफ्यूज हो चुके हो, किसी के माइंड में आ रहा है 6, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 3। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, 3 वो क्या है? सही। सामान्य, विशिष्ट और तीसरा किस अर्थ में किया जाता है उसका भी ऑफलाइन कमेंट कर दें। लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट कर दें। साथ के साथ नोटबुक बना लें टॉपर्स साहित्य के नाम से, और वहां पर जितने भी क्वेश्चन या जो भी एजुकेशनल स्टफ आप तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे ट्रिकी हिंदी साहित्य सीरीज हो या कोई भी हो, तो प्लीज आप वहां पर नोट करते रहें, आपको फायदा मिलेगा। ओके, आंसर चेक कर लिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो भी साथी यहां पर एक सजेशन मैं आपसे लेना चाहूंगा कि भाई क्या यूजीसी नेट के सोल्ड पेपर्स यहां पर विद एक्सप्लेनेशन आपको सामने दिखाई दे, चलाए जाएं? यस और नो कमेंट कर दे एक बार। आप कहोगे तो मैं चलाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके जस्ट आंखों के सामने चलेगी और क्वेश्चन भी। और मुझे लग रहा है डेली के हम 4-5 क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, तो आपका क्या होगा? लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उससे आप यूजीसी नेट को भी क्रैक कर लोगे, और कोई भी एग्जाम हो, DSSS, KVS, अनवीएस या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम, आप इजीली उसको क्रैक कर दोगे। आप कहोगे तो मैं चलाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप ही देखने वाले हो, आपके लिए बनाऊंगा। तो कमेंट कर दें एक बार, क्या यूजीसी नेट की सोल्ड पेपर सीरीज चला दी जाए? डेली के 5 क्वेश्चन कम, मतलब 2-2 वीडियो लाने का विचार है अगर आप कहेंगे तो, और नहीं तो एक वीडियो हमारी चलती है 8 बजे। अगला क्वेश्चन, शिव का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हैप्पी शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि बोलते हैं, तो यहां पर पता चलेगा आप शिव के कितने भक्त हो। हर हर महादेव कहिए यहां पर टॉपर साहित्य के साथ। इसका राइट आंसर देने में कंफ्यूजन हो गई है, पूछिए अपने दिमाग से। और यहां पर किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, जिसका भी ए था वो क्या है? गलत। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी, वो भी क्या है? सही। तो शिव का होगा शिवानी। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी देखा नहीं होगा आपने, इंपॉर्टेंट डेप्थ वाला, गहराई वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लिख लेंगे। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कर दे एक बार। टॉपर साहित्य ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज लाता रहे, प्रदीप सर को सपोर्ट करोगे, ऐसे ही टाइम पर आते रहोगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे, तो एक बार कमेंट कर दें। और कुछ साथी दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं, कुछ व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेते हैं। दिल से धन्यवाद कह रहा हूं मैं आपका, ठीक है, आप लोगों की वजह से वीडियो आ रही है। हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, कितने हैं? 2, 5,
3, 6। बताइए, कमेंट करिए। यहां पर भी कुछ साथी कंफ्यूज हो चुके हैं, तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत, डी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही। 2 हैं जी, कौन कौन से, ये भी कमेंट कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट कर दें, मैं बताऊंगा नहीं। अब आपने आंसर दिया तो पता होना चाहिए ना, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने हैं। वो अगर 2 आंसर दिया है आपने तो 2 कौन से, भाई साहब पता होना चाहिए ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ऑफलाइन कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। हाँ जी, कौवा, वंस देयर वाज ए क्रो। आज टॉपर साहित्य में कौवा आ चुका है। देखते हैं, झूठ बोले कौवा काटे और सच बोले तो प्रदीप सर यहां पर चॉकलेट बांटे। देखते हैं चॉकलेट कौन लेकर जाएगा, या वेरी गुड किसको मिलने वाला है। बताइए, कौवा जो है उसका बहुवचन क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, या फिर सभी? पहले तो दिमाग घूम चुका आपका, मुझे दूर से बैठे बैठे पता है। क्यों संध्या मिश्रा, सुनील सर, मोनिका शर्मा, कैसा लग रहा है, कंफ्यूज हो गए? देखिए इधर अभी। हाँ जी, इसका आंसर देखते हैं कौन पहले देते हैं आंसर। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है, वेरी गुड, मुझे पता था आंसर यही दोगे, गलत। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, वेरी गुड, गलत। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, गलत। जिसने दिया ऑप्शन नंबर बी, वो भी क्या है, वेरी गुड। आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं, यही सही है भाई साहब, और कोई सही नहीं है, और ई तो सही है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। लिख लेना, पहली बार आपने इसको फेस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, नॉलेज बढ़ रही है तो कमेंट करते रहा करो साथ के साथ। ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हो ना आप डेली, कमेंट कर दें एक बार। हाँ जी, हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इसके ऑप्शन बोलने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, मुझे पता था आपका दिमाग जाएगा गलत, सी वाले गलत, बी वाले गलत, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही। 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है, इसे माइंड में रखेंगे आप। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही होगी और दिमाग में रखेंगे आप। अब देखिए, कमिंग सून मोर सीरीज। जय हिंदी, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। और देखिए, अपना जो स्कोर है ऑफलाइन कमेंट करके ही बताएंगे। कुछ साथी ऑफलाइन कमेंट करते हैं, मैं चाहता हूं जो दिल से सपोर्ट करें वो ऑफलाइन कमेंट करेंगे ही, तो मैं मानूंगा कि दिल से सपोर्ट कर रहे हो। अगर ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, स्कोर हो या फिर कोई भी वीडियो हो, आप ऑफलाइन अपना फीडबैक जरूर देंगे जो दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो दिल से सपोर्ट करेंगे मैं भी उनको दिल से सपोर्ट करने वाला हूं, और जो दिल से सपोर्ट नहीं करेगा तो भला मैं कैसे कर सकता हूं। तो जितना साथ आप देंगे उससे डबल साथ मैं आपका दूंगा। ओके, कमिंग सून मोर सीरीज या मोर सेशंस। मिलते हैं अगली सीरीज में नई चीजों के साथ। थैंक यू एंड हैव ए कूल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।